हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह पेपर जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए कंडक्ट कराया गया ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। और इस पेपर में टोटल 110 क्वेश्चंस हैं, जिसको हम कम्प्लीटली इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। यह वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के परीक्षार्थियों के लिए, जो कि आगे अपने प्रमोशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं तो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, What is the amount of monthly subscriptions payable for Provident Fund by SRPF non-contributory staff? तो यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टाफ है SRPF, दैट इज स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन पेबल होता है दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मंथली एमोलूमेंट्स। ठीक है, मासिक परिलब्धियों का 1/12वां हिस्सा होता है फॉर नॉन कंट्रीब्यूटरी स्टाफ। ओके, एंड सेम फॉर अगर हम कंट्रीब्यूटरी स्टाफ की बात करेंगे तो इस केस में वह 1/10 ऑफ मंथली एमोलूमेंट्स होता है। तो 1/12 का मतलब हो जाएगा दैट इज व्हाट 8 एंड 1/3%। ठीक है, वेर एस 1/10 की बात करेंगे तो दैट मीन्स व्हाट 10%। ठीक है, सो 10% फॉर कंट्रीब्यूटरी स्टाफ एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी स्टाफ के लिए 8 एंड 1/3%, दैट इज 1/12 ऑफ मंथली एमोलूमेंट्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मनी वैल्यू ऑफ सरेंडर्ड पोस्ट। तो सरेंडर पोस्ट की मनी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर हम सरेंडर्ड पोस्ट की बात करें तो सरेंडर पोस्ट से आपको याद आता होगा दैट इज व्हाट वैकेंसी बैंक। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मनी अवेल इन वैकेंसी बैंक दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट सरेंडर्ड पोस्ट। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉर surrendered post the money value is calculated on the base of mean pay, off pay band and corresponding grade pay and dearness allowance। तो इन तीनों चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है, तो मीन पे और करंट डीए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रान। प्रान का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रान इज नथिंग बट अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और यह 12 डिजिट का एक नंबर होता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और ये पूछा जा रहा है कितने डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल 12 डिजिट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ गिवन द संस्कृत लैंग्वेज एज द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देवभूमि उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को एज अ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। वॉट डज PFRDA स्टैंड्स फॉर। तो PFRDA की बात की जा रही है। तो PFRDA इज नथिंग बट अ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। The family of a railway servant who dies during service may be allowed to retain railway accommodations for dash month on normal end। तो यहाँ पे बात हो रही है who dies during service। ठीक है,
तो उसके लिए जो रेलवे अकोमोडेशंस है नॉर्मल रेंट पर वह कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या होता है, हो जाएगा दैट इज व्हाट 24 मंथ्स। ठीक है, सो 24 मंथ्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट पास शुड बी सबमिटेड विद इन डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। 60 days, 6 months, 8 months, 1 year. So application for settlement pass should be submitted within dash dash within 1 year from the date of retirement. So option number 4 इसका right answer हो जाएगा, that is what 1 year. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल पासेस एडमिसिबल फॉर ईच चाइल्ड ऑफ रेलवे सर्वेंट इन अ ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3 फुल सेट्स और 6 हाफ सेट फॉर द वार्ड ऑफ और फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ और फॉर सन और डॉटर ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय। 3 full sets is the right answer. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट इज LAP while in service कैन नॉट बी मोर देन दैट इज 60 days. ओके 60 days। तो 10 days जनरली करते हैं एट अ टाइम। ठीक है, फॉर इसमें जो ब्लॉक पीरियड है वो 2 years का है और टोटल सर्विस में हम 6 टाइम्स ऐसा कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट 6 into 10 दैट इज 60 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट की। CTG इज एडमिसिबल इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ लेस देन 180 days दैट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेसिडेंस एंड CTG इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो टेम्परेरी ट्रांसफर फॉर लेस देन 180 days के केस में CTG नहीं परमिसिबल है। CTG इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम इक्वली ट्रू है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। 11 नंबर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इफ अ रेलवे एम्प्लॉय डाइड इन हार्नेस ऑन 25 March 24 with a last basic pay that is 52,000 in level 6, he or she has completed 13 years of qualifying service, so how much amount of death gratuity can be given? ठीक है, so please calculate it and it will approximately fall on 15,60,000 rupees. Next, what is the full form of उम्मीद? UMID, very very important. ठीक है, this is nothing but a unique medical identification. Unique medical identification. ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आता है आपके, पूछा जाता है ARPAN के बारे में, तो इसको भी आप इक्वली इम्पॉर्टेंट है जान लीजिए। दैट इज व्हाट एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं UMID की। तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, दिस इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है इसको? साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। भूल कर भी आप अगर ऑप्शन में क्रिस आए तो इसको टिक मत करिएगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट मेंटेन बाय क्रिस बट इट इज़ मेंटेन बाय SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे। इट हैज़ 12 डिजिट नंबर। ठीक है, इसमें भी 12 डिजिट के नंबर होते हैं। लाइक प्राण के अंदर भी 12 डिजिट के नंबर होते हैं। तो आप याद रखिए यहाँ पे प्राण हैज़ अ 12 डिजिट नंबर, UMID हैज़ 12 डिजिट नंबर एंड आधार ऑल्सो हैज़ 12 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर जो 12 डिजिट नंबर है तो उसका जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है वह आपका बताता है दैट इज व्हाट आई पास बिल यूनिट कोड। क्या बताता है? आई पास बिल यूनिट कोड को बताता है। बिल यूनिट कोड।
फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है वह आई पास बिल यूनिट कोड। आई पास का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो 12 में से 3 डिजिट हो गए, जो 3 डिजिट है वह स्टार्टिंग के वह आई पास बिल यूनिट कोड को बताते हैं। और नेक्स्ट 4 to 11 डिजिट जो है, 4 to 11 डिजिट, बेसिकली इट इज़ अ रैंडम जनरेटेड नंबर, जिसमें यह रैंडम जनरेटेड नंबर होते हैं। और जो 12th डिजिट होता है उसमें 12 ए की बात करें अगर, तो 12 डिजिट में ए जो होता है, ए बेसिकली फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ए किसके लिए होता है? आप लास्ट में देखे होंगे तो आपको एक कोड आता है, दैट इज व्हाट अल्फ़ाबेटिकल कोड। तो कोड की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो आपको ए किसके लिए होता है? एम्प्लॉय के लिए होता है। अगर लास्ट में जेड लिखा हुआ है तो वह बेसिकली वह पेंशनर्स के लिए होगा। लास्ट में अगर जेड लिखा हुआ है तो वह किसके लिए होगा? पेंशनर्स के लिए होगा। इसके अलावा जो B2Y है, B2Y, दिस इज एलोकेटेड फॉर मेडिकल डिपेंडेंट्स के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मेडिकल डिपेंडेंट्स के लिए जो है, तो ये है। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन एंड मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय SCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RESS? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RESS? तो RESS is nothing but a railway employee self service. So option number second is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल सेटलमेंट द एवरेज एमोलूमेंट्स और नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एमोलूमेंट्स ड्रॉन बाय द रेलवे सर्वेंट्स ड्यूरिंग लास्ट मंथ, लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स और लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल settlements, the average emoluments are normally calculated on the basis of emoluments drawn by the railway servants during the 9 years 9 months approx, that we can tell what last 10 months. ठीक है, last 10 months, that is the last 10 month. ठीक है, सो फाइनल सेटलमेंट्स के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट 10 months इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। Reduction to lower stage in the time scale of pay for less than 1 year with cumulative effect is minor penalty. Reduction to lower stage in a time scale of pay having adverse effect on pension is major penalty. तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें यहाँ पे, तो रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर लेस देन 3 years विदाउट अफेक्टिंग द पेंशन और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, दैट इज द माइनर पेनाल्टी। ठीक है, तो एंड दिस ऑल्सो, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है पेंशन पर, तो इस केस में दैट विल बी द मेजर पेनाल्टी। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज व्हाट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। रेलवे सर्वेंट हु इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड डिसक्वालीफाइड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रिमूवल फ्रॉम सर्विस की बात हो रही है। ठीक है, आपको याद होगा मेजर पेनाल्टी के अंदर जो 7, 8 और 9 नंबर की पेनाल्टी है, 7 नंबर की पेनाल्टी को हम बोलते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट, 8 नंबर रिमूवल फ्रॉम सर्विस और 9 नंबर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो 8 नंबर की जो पेनाल्टी है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, कि अगर रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाता है तो इस केस में आप shall not be disqualified from the future employment. That is equally true. And railway servants who are dismissed from the service, that means what 9 नंबर की पेनाल्टी अगर आपको मेजर पेनाल्टी मिलती है तो इस केस में आपको डिसक्वालीफाइड फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस। तो ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, सो बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। सो यहाँ पूछा जा रहा है, दिस विल बी द बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। While standard form number 11 is used for issuing a minor penalty,
चार्जशीट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4? तो स्टैंडर्ड फॉर्म SF11 जो है माइनर पेनाल्टी के लिए होता है, SF4 किसके लिए होता है ये पूछा रहा है। तो SF4 बेसिकली होता है फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, आप सभी को पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, SF4 इज फॉर सस्पेंशन को रिवोक करना या निलंबन को रद्द करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ECA, that is Employees Compensation Act, a claim for compensation must be preferred within dash dash from the date of accident or death of employee. So that must be a 3 month from the date of accident or date of employee. So इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 days. ओके, तो 90 days के अंदर जो है 90 days, within 90 days from the date of accident or date of death of employee, this claim of compensation must be preferred. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OIRMS? OIRMS इज नथिंग बट अ ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो जितने भी RRBs RRCs हैं तो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। सेटिंग अप ऑफ स्टेचुटरी स्टाफ कैंटीन्स कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर द फॉलोइंग? तो ये भी आपने पढ़ रखा है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जो है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोर देन 250 वर्कर्स हैं तो वहाँ पे आपको एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 स्टाफ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, रीजन बी डज नॉट इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग? पंजाब, अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अंडमान एंड निकोबार, यह रीजन ए का पार्ट है। ठीक है, बाकी जो है पंजाब ये रीजन बी का पार्ट है। ठीक है, ये भी रीजन बी है और ये भी रीजन बी है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर की बात करेंगे। फ्रॉम विच डेट डिड सेक्शन 3 ऑफ 3 सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 टेक इफेक्ट? तो ये भी आप सभी ने पढ़ रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज व्हाट 26 जनवरी 1965, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRMS? तो IRMS के बारे में भी आप सबको पता है। IRMS इज नथिंग बट जितने भी रेलवेज के अंडर ग्रुप ए सर्विसेज हैं, ठीक है, तो ग्रुप ए सर्विसेज टोटल 8 ग्रुप ए सर्विसेज जो हैं, 8 ग्रुप ए सर्विसेज को मर्ज करके, ठीक है, इनका मर्जर किया गया और सिंगल सर्विस में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IRMS, दैट इज इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और इस सर्विस के क्रिएशंस के बाद जो IRMS, जो जिसका फुल फॉर्म होता था पहले इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, उसका नाम चेंज होके अभी क्या कर दिया गया है, इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। ठीक है, IRHS। तो IRHS इज नथिंग बट इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस, जो कि पहले इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस कहलाता था। तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए इंडियन रेलवे, ठीक है, मैनेजमेंट सर्विस इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट IRMS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के केस में जो प्रायोरिटी है उसको किस तरह से डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डिपेंडेंट ऑफ द स्टाफ बिकमिंग परमानेंट डिसेबल्ड और क्रिपल्ड इन कोर्स ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो जो भी स्टाफ परमानेंटली डिसेबल्ड या क्रिपल्ड हो गया है, ठीक है, असहाय मतलब अपंग हो गया पूरी तरह से, तो उसके डिपेंडेंट्स को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, और इन कोर्स ऑफ ड्यूटी हुआ, ड्यूटी के समय। डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ ड्यूरिंग डाइंग इन रेलवे वाइल नॉट ऑन ड्यूटी, अगर ऑफ ड्यूटी है और उस केस में अगर वह डाई कर गया है तो इस केस में उसके डिपेंडेंट को दूसरी प्रायोरिटी पर CGA मिलता है।
तीसरी प्रायोरिटी जो सेट होती है बेसिकली वो है डिपेंडेंट ऑफ स्टाफ हु आर मेडिकली इनकैपेसिटेटेड पार्शियली, तो पार्शियल मेडिकल इनकैपेसिटेशन पर मिलता है, और हु इज़ मेडिकली डिकैटेगराइज दैट इज़ फोर्थ। तो इस ऑर्डर में जो है तो यहाँ पे CGA मिलता है, आप सभी को पता होगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात कर लिया अपन ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सुपर न्यूमररी पोस्ट आर क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस फॉर ऑपरेशन ऑफ। तो आप सभी को पता होगा सुपर न्यूमररी पोस्ट के बारे में। तो सुपर न्यूमररी पोस्ट बेसिकली दिस पोस्ट आर क्रिएट्स फॉर डेफिनेट पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि इसका जो क्रिएशन होता है वह सुपर न्यूमररी पोस्ट का जो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में फॉर ऑपरेशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए इसका क्रिएशन होता है, कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है, कि फ्लेक्सिबल पीरियड के लिए होता है। तो आपको बता दें, अगर सुपर न्यूमररी पोस्ट और दोज पोस्ट विच आर क्रिएटेड फॉर डेफिनिट पीरियड ईदर टू प्रोवाइड लियन, या तो लियन प्रोवाइड करने के लिए, और टू रिटेन द लियन फॉर अ परमानेंट एम्प्लॉय, या परमानेंट एम्प्लॉय के लियन को रिटेन करने के लिए होता है। ठीक है, जबकि कोई परमानेंट पोस्ट जो है अवेलेबल ना रहे। ठीक है, और जैसे ही अगर हम बात करें कि जो भी इनकम्बेंट इस पे बैठा है, ठीक है, सुपर न्यूमररी पोस्ट के अंदर, ठीक है, अगर वो उसको वैकेट करता है तो यह पोस्ट जो है वह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो सुपर न्यूमररी पोस्ट का यूज़ अगर हम बात करें तो सरप्लस स्टाफ जैसे हो गया है, सरेंडर ऑफ पोस्ट हो गए, कोर्ट केसेस या मेडिकली डिकैटेगराइज्ड केसेस हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अ लिमिटेड पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर न्यूमररी पोस्ट। वहीं वर्क चार्ज पोस्ट की बात करें अगर, तो वर्क चार्ज पोस्ट दैट मीन्स व्हाट, चार्जेबल टू वर्क्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो दीज पोस्ट आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो तब तक के लिए जो है तो ऑन द HODs और GMs एम्पावरमेंट जो वर्क चार्ज पोस्ट है उसको क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, हालांकि अभी जो है तो GM की तरह कोई पोस्ट क्रिएशन का पावर नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट कराना है तो इसके बारे में आपको डिटेल्ड एस्टीमेट्स के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ेगा और उसका फाइनेंस कंकरेंस भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज अ लिमिटेड पीरियड। नेक्स्ट है 26। लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट रेलवे सर्वेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट it shall be limited to LHAP he is likely to earn thereafter. Leave not due during the entire service shall be limited to a maximum of 365 days on medical certificate. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सही है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ 360 डेज। ठीक है, नॉट 365। सो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट। ओके, सो ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्गली मैच्ड? CEO and CRB, that is what, platinum pass. ठीक है, members and GM, that is gold pass. HAG और SAG officer have silver pass and group A selection grade officers have a bronze pass. तो CEO and CRB is not have a platinum pass. platinum pass ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, so this is the right answer. ठीक है, CEO and CRB and GM ऑफ रेलवेज एंड अगर बात करें तो मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड्स, ठीक है, GM ऑफ जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, CRS हो गया, दैट इज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इन सबको क्या है, गोल्ड मेडल पास मिलता है। ठीक है, और अगर वो गुम जाए गोल्ड मेडल पास तो आपको पता है यहाँ पे पेनाल्टी कितनी लगती है, दैट इज वॉट 3309 रुपीज़, 3309 रुपीज़। तो ये बेसिकली मिलता है CRB, मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, GMs ऑफ जोनल रेलवेज एंड CRS को। वहीं जो HAG और SAG ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है, दैट इज़ व्हाट, सिल्वर पास मिलता है।
ठीक है। और इस केस में अगर पेनाल्टी की बात करें तो 2610 रुपीज़ है। वहीं जो ग्रुप ए और सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स हैं उनको ब्रोंज पास मिलता है, और इस केस में जो पेनाल्टी है दैट इज़ व्हाट 2527 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ ग्रेड पे 4200 शुड कंप्राइज ऑफ, सो सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है दैट शुड बी कंप्राइज ऑफ व्हाट JAG। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स। द सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ grade पे 4200 should comprise of JAG. As per D&A rules, which are the following person is not permitted to be engaged as a defense counsel by charged employee? So इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नथिंग बट अ लीगल पटिशनर, लीगल पटिशनर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया लमसम पेड फॉर डेथ occurring due to accident in the course of performance of duty? तो इस केस में जो एक्सग्रेशिया मिलता है वह 25 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन विच डे इज द एनुअल पेंशन अदालत नॉर्मली सपोज टू बी हेल्ड एवरी ईयर? तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनुअल पेंशन अदालत की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनुअल पेंशन अदालत। तो हर साल की जो 15 दिसंबर की तारीख है, ठीक है, उस दिन आपको एनुअल पेंशन अदालत रेलवेज के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है, और इसका जो मेन रीज़न है इसके पीछे का, टू एड्रेस द ग्रीवांसेस एंड इशूज फेस बाय रेलवे पेंशनर्स। तो अगर कोई इशूज या ग्रीवांसेस रेलवे पेंशनर फेस कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए हर वर्ष 15 दिसंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा जो है तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 दिसंबर। लेकिन इस साल जो है तो 2024 15 दिसंबर 2024 को क्योंकि संडे पड़ रहा है, ठीक है, 2024 को, ठीक है, इसलिए यह जो आपका पेंशन अदालत है इसको इस वर्ष जो है तो 16 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 16 दिसंबर इस वर्ष जो है 16 दिसंबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा एनुअल पेंशन अदालत। नॉर्मली जो है तो इसको 15 दिसंबर को कंडक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स इज द पार्शियल विड्रॉल अलाउड अंडर NPS ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की, तो पार्शियल विड्रॉल का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड मनी इन NPS बिफोर टर्निंग 60 और अपॉन रीचिंग सुपर एनुएशन। ठीक है, तो आपके 60 ईयर्स की 60 के जो एज है या जो भी सुपर एनुएशन का टर्म है उसको रीच करने से पहले अगर आपने जो भी आपका NPS में एक्यूमुलेटेड मनी है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल। ठीक है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है पार्शियल विड्रॉल के लिए दैट इज़ NPS सब्सक्राइबर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल का कम से कम जो है तो NPS सब्सक्राइबर्स आप एटलीस्ट होना चाहिए आपको। और इसका जो विड्रॉल का मैक्सिमम लिमिट है, विड्रॉ अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं विथ, इसके लिए जो है तो एट अ टाइम आप जो है तो अप टू 25% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन गया है उसका 25% जो है एट अ टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और NPS ट्रस्ट जो है तो उसकी हम टैग लाइन की बात कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट पेंशन है तो टेंशन नहीं। ठीक है, और NPS के साथ तो टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, जबकि NPS ट्रस्ट का टैग लाइन है दैट इज पेंशन है तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पे थ्राइस इज राइट आंसर। ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस इज एडमिसिबल टू, तो यहाँ पे जो फिक्स मेडिकल अलाउंस की बात कर लेते हैं, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस इज एडमिसिबल टू रेलवे पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 34 की बात करेंगे, हु अमॉन्ग दीज इज अथोराइज्ड टू डिसाइड द फाइनल HOER क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग गेटमैन एट द लेवल क्रॉसिंग गेट्स, AGM, SDGM, PCPO और DRM। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, PCPO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेयरमैन ऑफ द SBF कमिटी एट अ जोनल हेडक्वार्टर लेवल, सो GM, AGM, PCPO और SDGM होना चाहिए यहाँ पे, या डिप्टी GMG जो भी लिखा है। ठीक है, डिप्टी GMG लिखा हुआ है। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो PCPO इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं डिवीजन में जो है तो इसको मेंटेन करते हैं सीनियर DPO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाईएस्ट पे लेवल इन द रेलवेज, very very important, the highest pay level in the railways is labeled dash dash as per the 7 CPC। 7 CPC के अकॉर्डिंग जो है तो हाईएस्ट पे लेवल कितना है रेलवेज के अंदर एज पर 7 CPC, सो 16, 17, 18 एंड अपेक्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, अपेक्स, और 17 भी हो सकता है इसका आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको पता है रेलवेज के अंदर जो हमारा 7 CPC की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें टोटल 1 to 18 तक के कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, बेसिकली जो 18 नंबर का कॉलम है वह डेडिकेटेड है किसके लिए, कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए डेडिकेटेड है। और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो TB स्वामीनाथन जो है तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। राजीव गौबा का उन्होंने स्थान लिया है अभी। TB सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे 18th नंबर का जो कॉलम है वह डेडिकेटेड है कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए। और रेलवेज की बात करें अगर तो रेलवेज में जो लेवल नंबर 17 है, ठीक है, PLPM 17, ठीक है, तो 17 नंबर का कॉलम जो है वह CRB के लिए है। ठीक है, दैट इज द लेवल 17। ठीक है, वहीं अगर मैं अपेक्स लेवल की बात करूँ यहाँ पे तो अपेक्स लेवल बेसिकली जो स्टार्ट होता है रेलवेज के अंदर वह भी 17 लेवल को अपेक्स लेवल बोला जाता है। ठीक है, तो 17 नंबर का जो लेवल है दैट इज कॉल्ड अपेक्स लेवल। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, 1 to 5 के अंदर जो है तो 1800 टू 2800 ग्रेड पे आते हैं। 6 to 9 आपको पता है 4200 टू 5400 ग्रेड पे के आते हैं। ठीक है, जो HAG स्केल आती है जहाँ से ग्रेड पे का कैलकुलेशन ख़त्म होता है। ठीक है, ठीक है, जो कि हमारा 15 से 18 तक का होता है। यहाँ पे कोई ग्रेड पे का कैलकुलेशन नहीं होता बेसिकली, यहाँ नो ग्रेड पे। और इस स्केल को बोलते हैं HAG स्केल। इस स्केल को क्या बोलते हैं, HAG स्केल। ठीक है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो 15 नंबर अगर है तो HAG आ जाएगा। 16 नंबर को HAG प्लस बोलेंगे। ठीक है, 17 नंबर को क्या बोलेंगे, अपेक्स। ठीक है, और 18 नंबर जो है तो बेसिकली वह क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 और अपेक्स। जो भी आपके फाइनल आंसर की में जो भी इसको कंसीडर करे वो RRC पर डिपेंडेंट है। ठीक है, 17 इज फॉर CRB। ऑप्शन नंबर 2। वहीं अगर पूछता है कि हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन 7 CPC, तो देयर आर 18 पे लेवल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। इफ द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड और ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP ऑन 1 जनवरी, व्हाट विल द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट होगा दैट विल बी 1 जुलाई ऑफ द करेंट ईयर एंड कंप्लीशन ऑफ
1 ईयर देयर आफ्टर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर enlisted in 8th schedule of the constitution? So there are 22 languages that are enlisted in the 8th schedule of the constitutions. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 222। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट है, वेयर आर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 नॉट एप्लीकेबल? तो तमिलनाडु पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन स्टेटमेंट? ठीक है, तो इरीन के अंदर नासिक, इरीन जो है कहाँ पे है? नासिक के अंदर है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो है लखनऊ के अंदर है, बिल्कुल सही है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, दैट इज गति शक्ति यूनिवर्सिटी GSU इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, ये टोटली रॉन्ग है। ये बेसिकली कहाँ पे है? वडोदरा के अंदर है। ठीक है, कहाँ है? वडोदरा के अंदर। सो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के अंदर है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। If a special leave petitions SLP is to be filed against the order of Honorable High Court in the Honorable Supreme Court, it should be filed within dash month from the date of judgment. अगर आपको स्पेशल लीव पिटिशंस फाइल करना है, ठीक है, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, कहाँ पे फाइल करना है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस केस में आपको जो टाइम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मस्ट बी 3 मंथ, विद इन 3 मंथ। ठीक है, आपको विद इन 3 मंथ या 90 दिन के अंदर जो है तो आपको इसको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नीडेड टू बिकम एलिजिबल फॉर सर्विस ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी? तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है, दैट इज व्हाट 5 ईयर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 44, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रोवाइड एंड मेंटेन कैंटीन्स। तो कैंटीन्स की अगर बात करें, यहाँ पे अभी हमने बात करी थी, दैट इज व्हाट 250। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन अ रेलवे सर्वेंट इज ऑन टेम्पररी ट्रांसफर, ही और शी एलिजिबल फॉर डेली अलाउंसेस एज फॉलोइंग, फॉर फर्स्ट 180 डेज और फुल डेली अलाउंस, और बियॉन्ड 180 डेज नील। ठीक है, तो यहाँ पे डेली अलाउंस की बात हो रही है। जब भी टेम्परेरी ट्रांसफर होता है तो फर्स्ट 80 डेज जो है तो उसको फुल डेली अलाउंस मिलेगा, और बियॉन्ड 180 डेज उसको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस एडमिशिबल मंथली टू रेलवे पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स? तो जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वह 1000 रुपये है। इसके बारे में देखिए, आपसे पूछा गया है, इसी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, फिक्स मेडिकल अलाउंस किसको मिलता है? तो यहाँ पे इसका आंसर भी दे दिया है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट रेलवे पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। ठीक है, तो अगर थोड़ा आप अवेक होकर क्वेश्चंस को भी रीड करते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है मंथली 1000 रुपये का। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। इफ इट इज बिकम नेसेसरी टू होल्ड द नेक्स्ट सिलेक्शंस बिफोर अ गैप ऑफ 1 ईयर ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, इट मे बी हेल्ड आफ्टर अ मिनिमम टाइम गैप ऑफ what 6 months, minimum gap of what 6 months from the date of approval of the panel finalized in the first selections। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे यहाँ पे। एज पर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी अपील रूल 1968, चार्ज रेलवे employee must submit his or her appeal against an order of minor penalty within a period of 45 days, within a period of 45 days from the date of receipts of that order in the normal circumstances। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 डील विद? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अंदर जो रूल 9 है वह किसके बारे में बात करता है? तो रूल 9 जो है बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, रूल 8 जो है तो बेसिकली बात करें तो प्रेस और मीडिया से रिलेटेड है। रूल 5 जो है तो बेसिकली वह पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस है। ठीक है, एसोसिएशन एंड यूनियन से रूल 6 हो गया जाएगा, रूल 6। ठीक है,
एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट की बात करें तो रूल 13 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। 50 number, as per the old pension scheme system, the commuted amount of pension shall be restored on the completion of what, 15 years. On the completion of 15 years from the date of commutation of pension, the commuted amount of pension shall be restored. So very very important, that is what, 15 years। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Composite transfer grants shall be admissible in case of administrative transfer, mutual transfer, on request transfer, temporary transfer। तो CTG जो है तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पर ही मिलता है आपको। सो ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ओनली इसका जो है तो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ओनली फर्स्ट, व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। ठीक है, सो ओनली फर्स्ट, दैट मीन्स व्हाट, थर्ड ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव की बात करिए, कैन बी ग्रांटेड अप टू डैश मंथ फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ TB, लेप्रोसी और कैंसर। तो इस केस में जो है तो 18 महीने का आपको जो है आपको 18 मंथ का जो है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दीज बीमारीज और डिजीजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑन द डेथ ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शैल बी ट्रीटेड एज। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑन द डेथ ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉयज ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, तो कोई भी सस्पेंडेड एम्प्लॉय है और उसका डेथ हो जाता है ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, तो इस केस में जो उसका पीरियड ऑफ सस्पेंशन होगा दैट शैल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसका पीरियड ऑफ सस्पेंशन ड्यूटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ विच आर द फॉलोइंग पेनाल्टीज और सिचुएशंस कैन अ रेलवे सर्वेंट बी प्रमोटेड एज पर हिज और हर टर्न। तो यहाँ पे उसके प्रमोशन की बात की जा रही है, किस केस में जो है तो यहाँ पे प्रमोशन में बाधा नहीं आएगी। ठीक है, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, रिकवरी फ्रॉम पे और सस्पेंशन। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिकवरी फ्रॉम पे, दैट इज़ व्हाट, माइनर पेनाल्टी है ये। ठीक है, उतने हार्श नेचर की नहीं है, तो इस केस में जो है तो उसको प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। PME स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ व्हाट, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज सर्विस मैटर्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज कैन नॉट बी ट्राइड बाय द कैट। तो यहाँ पे जो RPF का सर्विस मैटर है उसके बारे में कैट में कोई ट्रायल कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, RPF। हु हैज़ द पावर टू प्रमोट ग्रुप C स्टाफ टू ग्रुप B ऑफिसर पोस्ट, रेलवे बोर्ड, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, जनरल मैनेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी अगर हम ग्रुप C स्टाफ है और ग्रुप B ऑफिसर अगर उसको बनाना है, तो इस केस में जनरल मैनेजर क्या करेगा, दैट विल ऑर्डर एक सिलेक्शन कमेटी ऑर्डर करेगा। ठीक है, जनरल मैनेजर विल ऑर्डर व्हाट, सिलेक्शन कमेटी। इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है 3 HODs होंगे, 3 HODs रैंक के ऑफिसर्स होंगे। सो 3 HODs और एडिशनल HODs इंक्लूडिंग PCPO जो है तो इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर होंगे। इन एब्सेंस ऑफ HOD अगर बात करें तो GM में अपॉइंट एनी HAG और SAG ऑफिसर्स अवेलेबल इन व्यू ऑफ देयर। ठीक है, तो अगर HOD भी अवेलेबल नहीं है तो इस केस में कोई HAG या SAG ऑफिसर्स को भी वहाँ पे GM के द्वारा कंसीडर किया जा सकता है। अब HAG और SAG ऑफिसर्स भी अगर अवेलेबल नहीं हैं तो इन व्यू ऑफ देयर अनअवेलेबिलिटी GM इन कंसल्टेशन विथ GM ऑफ अदर रेलवेज और PU। ठीक है, तो किसी दूसरे रेलवेज और PU से के GM से कंसल्ट करके वहाँ के जो PHOD HODs हैं तो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, GM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ LDC, तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ स्पैरो, स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पैरो इज नथिंग बट अ स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो जो हमारे गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, तो गजेटेड ऑफिसर्स की जो APAR है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उसको फाइल की जाती है थ्रू दिस विंडो और थ्रू दिस चैनल, दैट इज व्हाट स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS इज, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो 10% ऑफ पे जो है तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का। रेलवे स्कूल्स फंक्शनिंग इन वेरियस रेलवे कॉलोनीज गेट रिकॉग्निशन बाय द, रेलवे कॉलोनीज के अंदर जितने भी रेलवे स्कूल हैं उनको मान्यता कौन देता है? तो उसको मान्यता जो देता है आपका एजुकेशनल बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A railway servant shall not be eligible to draw children education allowance reimbursement of tuition fee for a child in class for more than 1 academic year, 2 academic year, 3 academic year till completion। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2 academic year। Staff of essentially intermittent category must have minimum of dash consecutive hours of rest in a week, including a full night. That is what 24 hours. For EI, that is 24 hours. Railway servant employed in a confidential capacity are classified as, तो कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट विल इन अ एक्सक्लूडेड कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी के होंगे? एक्सक्लूडेड कैटेगरी। इन सिलेक्शंस एंटीसिपेटेड वैकेंसीज आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है। So vacancies due retirement or superannuation, likely acceptance of notice for voluntary retirement or resignation, the vacancies in the higher grade in the channel, staff approved for deputation to other units, staff already empaneled for ex-cadre posting, newly created posts, and staff likely to go on transfer to other railways divisions during the period under considerations। तो सभी दोनों पॉइंट्स को जो है कंसिडर करके यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे बोथ एंड बी एस आर करेक्ट। लियन मीन्स द डैश डैश ऑफ अ पीरियड ऑफ अ रेलवे सर्वेंट टू होल्ड अ पोस्ट टू विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। तो लियन के बारे में बात की जा रही है। तो लियन इज नथिंग बट अ टाइटल ऑफ रेलवे सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। सो इट होल्ड्स द टाइटल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। ग्रुप डी रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 years ऑफ सर्विस, इफ ही रिटायर्स ऑन सुपर एनुएशन, इज entitled to post retirement complimentary passes, that is what PRCP, at the rate of half set every year, one set in alternate year, one set every year, none of the above। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कोई भी अर्सवाइल ग्रुप डी या ग्रुप डी की बात करें अगर रेलवे सर्वेंट्स हैं और वह मिनिमम अगर 20 years की सर्विस कर लेता है, तो इस केस में ठीक है उसको जो है तो कम से कम 2 सेट का जो 2 सेट्स पास जो है तो मिलता है उसको, 2 सेट्स PRCP। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे फॉर गजेटेड दैट इज 3 सेट्स ऑफ PRCP एंड फॉर नॉन गजेटेड दैट इज 2 सेट्स ऑफ PRCP ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 20 years ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि PRCP जो हमारा जो पास रूल्स है, पास रूल्स दैट इज व्हाट रेलवे सर्वेंट्स पास रूल 1986, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि जो पास है वो कहाँ से गवर्न होता है? पास रूल्स रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986 से गवर्न होता है। और इस पास रूल्स के अंदर टोटल 7 एनेक्सर्स हैं। टोटल अगर बात करें यहाँ पे टोटल 7 शेड्यूल्स हैं, टोटल 7 शेड्यूल्स हैं पास रूल्स
के अंदर टोटल 7 शेड्यूल्स हैं और 3 एनेक्सर्स हैं। 3 क्या हैं? एनेक्सर्स। इसके बारे में भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। एनेक्सर्स की बात करें अगर, तो यह तो खैर पुराना बात हो गया। तो एनेक्सर्स ए जो है बेसिकली वो है फॉर्मेट ऑफ प्रिविलेज पास हो गया। एनेक्सर्स बी जो है, एनेक्सर्स ए के अंदर फॉर्मेट है प्रिविलेज पास का जो हम पहले भरते थे। एनेक्सर बी के अंदर जो है बेसिकली अगर बात करें तो लॉस और मिसयूज और फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ पास एंड पीटीओस उसके बारे में। और एनेक्सर सी जो है तो इसके अंदर जो है बेसिकली पावर्स ऑफ जीएम टू कंडोन इरेगुलरिटीज। अगर आपने पास और पीटीओस में कोई अनियमितता कर दी है तो इस केस में जो उसको रिलैक्स करने का पावर है दैट इज जीएम के पास है। सो पावर्स ऑफ जीएम टू कंडोन इरेगुलरिटीज वह एनेक्सर सी है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेथ ग्रेचुटी पेबल टू द फैमिली ऑफ एन एक्सपायर्ड रेलवे सर्वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे डेथ ग्रेचुटी के बारे में बात की जा रही है। इफ़ द लेंथ ऑफ हिज और हर क्वालिफाइंग सर्विस इज 5 to 11 ईयर्स, तो इस केस में अगर वह 5 to 11 ईयर्स है तो उसको डेथ ग्रेचुटी की बात करें तो 12 टाइम्स ऑफ मंथली एमोलमेंट्स मिलेंगे उसको, 12 टाइम्स ऑफ मंथली एमोलमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग फिक्सेशन ऑफ पे on first appointment, on transfer from higher to lower post, on promotion to a post carrying higher responsibilities. So principles governing fixation of pay, इसके फिक्सेशन ऑफ पे के बिहाइंड जो प्रिंसिपल है दैट इज व्हाट ऑन प्रमोशन टू अ पोस्ट कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है if the distance between the old headquarters and new headquarters is more than 2000 kilometers and travel is permitted by air, the joining time admissible is how much days? That is what? How many? 12 days. So 12 days is the right answer, ठीक है। अगर एयर के द्वारा हो रहा है, अगर एयर के द्वारा नहीं हो रहा है तो इस केस में जो है 15 डेज है, लेकिन अगर एयर के द्वारा हो रहा है तो इस केस में 12 डेज है। एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज, तो इसके लिए यहाँ पे पावर किसके पास है? दैट मीन्स हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर बात करें यहाँ पे तो अप टू 30 डेज अगर बात करें तो एक्सटेंशन अप टू 30 डेज जो है वह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द हेड क्वार्टर एंड ऑन डिवीजन जो है तो डीआरएम इन केस ऑफ ग्रुप सी और डी स्टाफ। तो जितने भी ग्रुप सी और डी स्टाफ हैं तो उनका अगर ज्वाइनिंग टाइम लीव है उसको अगर एक्सटेंड करना है ज्वाइनिंग टाइम, तो इस केस में फॉर ग्रुप सी एंड डी स्टाफ अप टू 30 डेज, अप टू 30 डेज इसका पावर किसके पास है? हेडक्वार्टर में अगर बात करें तो जो आपके एचओडी हैं उनके पास, और डिवीजन से बात करें तो डीआरएम के पास इसकी पावर है। एंड बियॉन्ड 30 डेज अगर बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज जो है तो यह पावर रेलवे बोर्ड के पास है। किसके पास है? बियॉन्ड 30 डेज बाय रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इफ़ आर रेलवे एम्प्लॉज सुपर एनुएटेड फ्रॉम रेलवे सर्वेंट्स, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ये कैलकुलेशन है व्हाट रिटायरमेंट ग्रेचुटी के बारे में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इसको आप कैलकुलेट करिएगा यहाँ पे। रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज नथिंग बट इसको एक बार आप देखिएगा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के बारे में। आप किसी को अच्छा नॉलेज है अगर तो प्लीज़ कैलकुलेट करके उसका आंसर जो है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफ़ अ रेलवे एम्प्लॉय superannuated फ्रॉम रेलवे सर्विसेज विद अ बेसिक पे amounting to a 81,200 rupees in level 8 and commutes 20% of his pension at the time of retirement, how much money will he or she get as commuted value of pension? तो इसको ये भी यहाँ भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ कैलकुलेट इट एंड टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। तो यहाँ से 74 नंबर का क्वेश्चन PREM स्टैंड्स फॉर, तो PREM का मतलब क्या है? दैट इज व्हाट पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इफ बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर एम्प्लॉयड इन रेलवेज द कंसिडरेशंस ऑफ एजुकेशनल असिस्टेंस और रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस और हॉस्टल सब्सिडीज अवेलेबल टू। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या है, रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है और दैट मीन्स हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पति और पत्नी दोनों रेलवे में कार्यरत हैं और शैक्षणिक सहायता की रियायतें या ट्यूशन फीस की प्रति पूर्तियाँ छात्रावास सब्सिडी किसको उपलब्ध होगी? तो एनी वन ऑफ देम, किसी को भी उपलब्ध हो सकती है, एनी वन ऑफ देम। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक, दैट मीन्स व्हाट, इनमें से कोई एक को उपलब्ध होगी। 76 है, द सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड थ्रू आरआरबी एंड सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग इज टू बी फिक्स्ड इन ऑर्डर ऑफ। तो आरआरबी के थ्रू अगर कोई बंदा रेलवेज को ज्वाइन करता है और इस केस में उसकी जो सीनियरिटी होगी वह किस बेसिस पर होगी? दैट इज व्हाट, मेरिट लिस्ट सिक्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज मेरिट लिस्ट सिक्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण पूरा होने पर मेरिट सूची के आधार पर। 77 की बात करेंगे, अ सिंगल वैकेंसी इज सिलेक्शन इन अ सिलेक्शन में बी रिजर्व्ड फॉर। तो सिंगल वैकेंसी की अगर बात करें, दैट इज व्हाट, अनरिजर्व्ड। नेक्स्ट है, PWBD स्टैंड्स फॉर, तो पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज पेंशन विथ पर्सन्स विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज। दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम, सो प्लीज अटेम्प्ट एंड कॉमेंट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन। तो पेंशन के लिए जो है तो मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस चाहिए आपको। नेक्स्ट है, ग्रुप डी एम्प्लॉयज विथ मिनिमम सर्विस ऑफ डैश डैश और एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस। तो पीआरसीपी के लिए जो है तो मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस चाहिए। ठीक है, तो पीआरसीपी की अगर बात करें तो मैंने आपको भी बताया, तो जितने भी अगर नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको जो है तो 2 सेट्स ऑफ पीआरसीपी मिलेगा, और जो गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉय हैं उसको 3 सेट्स ऑफ पीआरसीपी मिलेगा ऑन मिनिमम। उसके लिए कितना सर्विस होना चाहिए? दैट इज़ 20 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पीआरसीपी का मिसयूज़ करते हैं तो इस केस में आपको दैट इज़ व्हाट, फॉर फीचर ऑफ पीआरसीपी किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर फीचर ऑफ पीआरसीपी इन केस ऑफ मिस यूज ऑफ पीआरसीपी। अगर आपने पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास का मिस यूज़ किया तो इस केस में आपका जो पीआरसीपी है वह फॉरफीट कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज WCP। ठीक है, विडो के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है। ठीक है, सो नो डिपेंडेंट्स और एलिजिबल अंडर व्हाट, विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास। ठीक है, तो विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए जो है तो कोई भी डिपेंडेंट एलिजिबल नहीं होता। ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी पीआरसीपी हैं उसका जो हाफ नंबर है, दैट इज हाफ द नंबर्स ऑफ पीआरसीपी पासेस, उसके लिए आपको डब्ल्यू सी पी इज नथिंग बट WCP इक्वल टू व्हाट, PRCP अपॉन 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। और नो डिपेंडेंट्स आर एलिजिबल अंडर WCP। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, मेडिकल अलाउंस इज ग्रांटेड 1000 रुपीज़ पर मंथ टू रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स रिसाइडिंग बियॉन्ड, दैट इज व्हाट, 2.5 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
who would not come with the categories of person eligible for appointment on compassionate ground? Adopted son, adopted daughter, son in law, all of the above. तो सन इन लॉ तो नहीं होगा, ठीक है। अडॉप्टेड सन हो सकता है, अडॉप्टेड डॉटर हो सकती है, लेकिन सन इन लॉ नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 की बात करेंगे, द अमाउंट पेबल फॉर ज्वाइनिंग RELHS एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज। तो जब भी आपको RELHS ज्वाइन करना है तो इस केस में दैट इज जो आपका अमाउंट पेबल होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द लास्ट बेसिक पे। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल टू लास्ट बेसिक पे। द पैटर्निटी लीव शैल बी अवेल्ड ऑफ विद इन 6 मंथ। आपको 6 मंथ के अंदर जो है तो आपकी पैटर्निटी लीव को अवेल करना होता है। नेक्स्ट इज total period of maternity leave on account of miscarriage or abortion should be restricted to 45 days, should be restricted to 45 days। 45 days की मैटरनिटी लीव मिलेगी आपको ऑन द अकाउंट ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन के केस में। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे 45 डेज इज द राइट आंसर। Who is the competent authority to approve third chance in suitability to ward or widow for the appointment on compassionate grounds? GM, DRM, PCPO और AGM। तो अगर बात करें यहाँ पे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव थर्ड चांस, ठीक है। यहाँ पे अगर सेकंड चांस की बात करें तो सेकंड चांस के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो DRM साहब होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड चांस के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं थर्ड चांस फॉर द वार्ड और वीडो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड वो GM साहब होते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, GM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ प्री सिलेक्शन कोचिंग फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टू हायर पोस्ट शुड नॉट बी लेस देन 1 week, 3 to 4 weeks। So 3 to 4 week is the right answer। 3 to 4 week क्या होगा, 3 to 4 week। मिनिमम फैमिली पेंशन इन 7th CPC, 7th CPC के अंदर यहाँ पूछा जा रहा है मिनिमम फैमिली पेंशन कितना है। तो मिनिमम फैमिली पेंशन जो है आपका वह 9,000 रुपीज़ है। अंडर which rule of railway servant discipline and appeal rule 1968 an employee can be removed or dismissed from service without conducting inquiry? तो रूल 14 के अंदर जो है तो आपको विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरी यू कैन बी रिमूव्ड और डिसमिस फ्रॉम सर्विस। दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्लीज अटेम्प्ट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम ये लिखा हुआ है और ये इसके ऑप्शंस हैं। एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज शैल बी चार्ज टू। तो यहाँ पर डिमांड नंबर अर्सवाइल डिमांड नंबर है, अभी तो इसका जगह जो है सब मेजर हेड ने ले लिया। तो डिमांड नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे फॉर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज के लिए, दैट इज व्हाट डिमांड नंबर 11 इज द राइट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू विच स्टेट। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे इसको एक बार और पूछ चुका है, ठीक है। OLR 1976 और यहाँ पे फिर से पूछ लिया इसने OLR। क्वेश्चंस की भारी कमी है। Who is the chairman of Zonal Railways Official Language Implementation Committee? That is जोलिक। तो जोलिक के चेयरमैन के बारे में बात की जा रही है। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो GM साहब होते हैं। When is the हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हिंदी डे भी पूछ लिया और हिंदी डे भी पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 14 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था। हु इज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ ग्रुप ए जूनियर स्केल ऑफिसर्स? तो ग्रुप ए जूनियर स्केल ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, तो उनके लिए अगर बात करें यहाँ पे तो उनका रेजिग्नेशन जो है उसके लिए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर हम ग्रुप बी जूनियर स्केल ऑफिसर्स की बात करें तो इस केस में जो है एक्सेप्टेंस होगा रेजिग्नेशन का, ठीक है। इस केस में ग्रुप बी के केस में अगर बात करें तो अप टू सीनियर स्केल, अप टू सीनियर स्केल जो है तो जीएम साहब हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। और जे ए जी एंड अबव, जे ए जी एंड अबव जो है तो वो कौन है? रेलवे बोर्ड। प्लीज़ रिमेंबर इट। और इस केस में कोई भी फाइनेंशियल कंकरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। हाउएवर फाइनेंशियल कंकरेंस इज रिक्वायर्ड अंडर वेबल ऑफ नोटिस पीरियड इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो अप टू सीनियर स्केल कौन है? जीएम साहब। एंड मोर देन अगर बात करें जेएजी और जेएजी एंड मोर देन जेएजी, उसके लिए रेलवे बोर्ड टू एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रुप ए सर्विस की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट। अ रेलवे एम्प्लॉय ऑप्ट्स फॉर ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन शुड सरेंडर, तो उसको जो है तो अपने पास को सरेंडर करना होता है, ठीक है। सो ऑल सेट्स ऑफ द प्रिविलेज पास एलिजिबल फॉर दैट कैलेंडर ईयर मस्ट बी सबमिटेड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Whether male railway employees are eligible for child care leave? So yes, if he is eligible if he is a single parent. So option number 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड केयर लीव की बात करेंगे तो चाइल्ड केयर लीव जो है टोटल 730 डेज की मिलती है ड्यूरिंग सर्विस। 730 डेज का मतलब होता है 2 ईयर्स, ठीक है। 365 डेज के 2 ईयर्स, दैट इज व्हाट, ठीक है। तो चाइल्ड केयर लीव मिलती है। विच इज़ नॉट अ मेजर पेनाल्टी, इसके बारे में बात की जा रही है। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस, दिस इज अ मेजर पेनाल्टी, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज ऑल्सो अ मेजर पेनाल्टी। withholding of increments of pay for specified period with further directions as to whether on the expiry of such period that will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay, this is a minor penalty. So option number 3, it is not a major penalty, it's a minor penalty. Compulsory retirement is also a major penalty. क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे यहाँ पे। अ गजेटेड ऑफिसर वाज प्रोवाइडेड विथ बीपीयू। बीपीयू इज नथिंग बट अ पार्सल वैन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिज personal effect on his transfer in administrative interest. If car is carried in the VPU, what amount will be paid as CTG to the officers? So for gazetted officers, it is a 80% of the amount admissible as a CTG. Question number 101 है, in case of illegal strikes, the absence of employee considered concerned tantamount to a break in service and cannot be condoned without the sanction of President of India. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है तो इलीगल स्ट्राइक को कंडोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर? तो मैरिड डॉटर के लिए अगर बात करें यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे? तो दैट इज द जीएम साहब। जीएम साहब इज द राइट आंसर फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर। Which is the minor penalty reduction in a time scale of pay for a period of 48 months, withholding of 25 sets of privilege pass and 20 sets of PTO, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट, बोथ ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे केवल 48 एक डेफिनेट पीरियड की बात कर दी गई है यहाँ पे, उसके बारे में रिडक्शन ऑफ
टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ डेफिनेट पीरियड है, ठीक है। और इसके बारे में ये बात नहीं की गई कि इस पर जो है तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट या पेंशन पर कैसा इफेक्ट आएगा, इसके बारे में किसी तरह की बात नहीं की गई है। तो फॉर डेफिनेट पीरियड जो है तो रिडक्शन है यहाँ पे टाइम स्केल ऑफ पे में, और पास वीडियो को यहाँ पे विदहोल्ड किया गया है। तो ये दोनों क्या है, माइनर पेनाल्टीज हैं। During station inspections by staff and welfare inspector, availability of the following should be checked. HOER roster, so hours of employment regulation roster is important. Grievance registers भी काफ़ी important है. LEO, that is what labor enforcement officers registers, ये भी important है. तो ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों जो है तो इसको चेक किया जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 की बात करेंगे। हु हैज़ द पावर्स टू अल्टर रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज़। तो ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ को अल्टर्ड करना है, अल्टरेशन करना है उसमें। तो इसके लिए पावर किसके पास है? GM, DRM, PCPO रिस्पेक्टिव PHOD। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, PCPO। ठीक है। तो अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एंड D employees is done by PCPO. PCPO has a full power. PCPO has a full power to alter the date of birth. Date of birth. इसके अलावा अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के, डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के अगर उसके नाम में कोई चेंज करना है, ठीक है, या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में उसके चेंज करना है ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक्स, ओनली इन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस सीट, जो सर्विस रजिस्टर है उसके फर्स्ट पेज में अगर कोई क्लरिकल एरर हो गई है इन द चेंज, और उसको अगर चेंज करना है लाइक चेंज ऑफ नेम और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इसके लिए जो है तो DRM हैज़ ऑल्सो फुल पावर। DRM और PCPO बोथ हैव फुल पावर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के केस में ओनली PCPO, ओनली PCPO हैज़ फुल पावर, ओनली PCPO। वेर एज एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ, अगर नाम में कोई चेंज करना है या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में चेंज करना है बिकॉज ऑफ क्लरिकल एरर, अगर फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस रजिस्टर में कोई मिस्टेक हो गया उसमें चेंज करना है, तो इस केस में जो है तो DRM ऑल्सो हैज़ अ फुल पावर। नेक्स्ट आते हैं 106। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट एज पर IREM Volume 1. Non-selection posts are posts, grades or classes which have not been declared as selection posts. बहुत कॉमन सी बात है। Non-selection posts or posts, grades or classes where promotion is by seniority cum suitability. Very very true. Non-selection posts are posts, grades or classes where promotion is not by written test. It is also true. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज, ये तीनों सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। Which is not for a grievance redressal. Nivaran is the portal for grievance redressal. CP Grams is also for grievance redressal. Anubhav is not for grievance redressal. ठीक है, so Anubhav is the right answer. Real Madad is also a grievance redressal. Apprentice under Apprentice Act 1961 or trainees and not worker eligible for payment of salary. So apprentice under Apprentice Act 1961, they are trainees and not worker. It is true. And eligible for payment of salary. No, they are eligible for payment of what? Stipend. ठीक है, तो जो आपके अप्रेंटिस हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलता। ठीक है, सो पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द राइटिंग रेलवे स्टेशन नेम इन द वेरियस लैंग्वेजेस और स्टेशन नेम बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश।
नेक्स्ट है 110 फॉर्म नंबर इज यूज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन मेजर पेनल्टी केसेस। SF5 मेजर पेनल्टी होता है, SF1 सस्पेंशन, SF7 इज द राइट आंसर फॉर इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, SF11 माइनर पेनल्टी होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने टोटल जो है तो 110 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।